लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां के टूरिज्म को प्रमोट किया तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी भी की गई और इसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मालदीव जाने वाले भारतीयों से बुकिंग कैंसिल करवानी भारतीयों ने शुरू कर दी। बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट के स्टार भी मालदीव के विरोध और लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट करने की मुहिम में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। दरअसल आपको यह भी बता दें, एक डिटेल्स के जरिए सामने आपके रखते हैं हम सारी बातें। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने मालदीव के नेताओं की टिप्पणी का विरोध किया। सवाल पूछा, हम वहां टूरिस्ट भेजते हैं फिर भी यह नफरत क्यों बर्दाश्त करें हम। अक्षय कुमार ने भारत की गरिमा को सबसे ऊपर बताया और अपने देश में पर्यटन का सपोर्ट किया, यानी कि लक्षद्वीप जाने की गुजारिश की लोगों से। वहीं सलमान खान भी प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उतरे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को लक्षद्वीप में देखना बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये भारत में है, यानी सलमान ने लोगों से यहां पर जाने की अपील की। वहीं पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर लक्षद्वीप में क्रिकेट खेलते हुए फोटो पोस्ट की और लक्षद्वीप और सिंधुदुर्ग में छुट्टियां मनाने जाने की लोगों से उन्होंने भी अपील की है। भारतीयों का यह गुस्सा देखकर मालदीव को भी बैकफुट पर आना पड़ा। मालदीव सरकार के मंत्रियों की नादानी से क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है, हमारी एक रिपोर्ट में आपके सामने ये रिपोर्ट हम रखते हैं, दिखाते हैं अब तक क्या कुछ बड़े फैसले मालदीव सरकार की तरफ से भी लिए गए। भारत में इस वक्त बाइकॉट मालदीव टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारतीय एक के बाद एक मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं और इसकी जानकारी बाकायदा सोशल मीडिया पर भी दी जा रही है। कुछ भारतीय मालदीव की ट्रिप कैंसिल करके लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है मालदीव की मौजूदा सरकार के मंत्रियों के जहरीले बोल, जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को लक्षद्वीप की तस्वीरें दिखाई और छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आने की अपील की। मालदीव का नाम तक नहीं लिया, लेकिन चीन की कठपुतली कही जाने वाली मौजूदा सरकार के मंत्रियों को इससे मिर्ची लग गई। मालदीव के नेताओं और अफसरों ने भारत विरोधी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। कुछ बड़बोले मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मालदीव की सूचना और कला उप मंत्री मरियम शियूना ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन ट्वीट पर रिएक्शन आने के बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया। मालदीव के एक और मंत्री अब्दुल्ला मोहजुम माजिद ने लिखा, हमारे बीच पैटर्न से भारत को कड़ी टक्कर मिलेगी और हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। वो हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं, वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं। कमरों में आने वाली गंध सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी मालदीव के छोटे बड़े अफसर और मंत्री भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वैसे भारतीयों ने मालदीव के नेताओं को करारा जवाब दिया और जब सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा तो मालदीव में खलबली मच गई। खुद मालदीव की तरफ से मौजूदा सरकार के मंत्रियों को आईना दिखाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव सरकार के एक प्रतिनिधि मरियम शियूना कितनी भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वे इस तरह की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, मौजूदा सरकार के नासमझ मंत्रियों की नादानियों से मालदीव को आने वाले वक्त में कितनी परेशानी हो सकती है, ये वहाँ का प्रशासन चला चुके लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मौजूदा सरकार के अलग अलग मंत्री नए नए बने हुए इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो सरकार की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस, अपने देश के अंदर छवि को नुकसान होगा कि भाई कैसी ये सरकार है। अब समझिए मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप को प्रमोट करने से क्यों बौखलाई। इन तस्वीरों को देखिए, मालदीव और लक्षद्वीप ये दोनों जगहें कितनी मिलती जुलती हैं। दोनों जगहों का नीला समंदर और समुद्र तट पर सफेद रेत फैली हुई है। कुदरत की ऐसी सुंदरता बहुत कम जगहों पर पाई जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत समेत दुनिया भर के लोग मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप अभी पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मालदीव भारतीय पर्यटकों से ही गुलजार है। साल 2023 में 1,93,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव गए। मालदीव में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है।
यहाँ तक कि कोरोना काल में भी भारत से करीब 63,000 पर्यटक मालदीव पहुँचे थे। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो मालदीव से इसकी तुलना शुरू हो गई और मालदीव के नेताओं ने बगैर कुछ सोचे समझे बयानबाजी शुरू कर दी। इस बयानबाजी के बाद काफी देर तक मालदीव की सरकारी वेबसाइट्स भी ठप रहीं। क्यों, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। फिलहाल भारत में बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है, जिसका सीधा असर अब मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ना तय है। ऑपोजिशन जो है उसको मौका मिल जाएगा मोइजू सरकार को अटैक करने का कि देखिए ये हमारी जो सरकार है ये इमैच्योर है, ये इरैशनल है, ये अपने देश के हितों को ठीक से समझ नहीं रही है, भारत से इस तरह से व्यवहार करके हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि मालदीव में एक बड़ा तबका अपनी सरकार की ऐसी बयानबाजी और भारत विरोधी कदमों से खुश नहीं है। सरकार के भारत विरोधी बयानों के बावजूद मालदीव के लोग और कई राजनीतिक पार्टियां भारत के पक्ष में मजबूत आवाज उठा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने अपने इस पड़ोसी देश की इतनी मदद की है, जिसकी अहमियत मालदीव के लोगों और नेताओं को भी पता है। भारत हमेशा मालदीव का साथ देता आया है और यह सिलसिला 1965 में मालदीव की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी। 1972 में भारत ने माले में अपना मिशन भी स्थापित किया। 2004 की सुनामी के बाद भी सबसे पहले मालदीव की मदद करने वालों में भारत आगे था। मालदीव को भारत ने तब 10 करोड़ रुपए दिए थे। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर है। भारत ने मालदीव की रक्षा जरूरतें भी पूरी की हैं। एक तरह से कहा जाए तो मालदीव की रक्षा जरूरतें भी भारत पर टिकी हैं। 2010 और 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर्स दिए। 2020 में छोटा एयरक्राफ्ट दिया। 2018 से 2022 के बीच भारत ने मालदीव की 1100 करोड़ की मदद की। भारत ने मालदीव में अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज भी बनवाए हैं। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी होता है। लेकिन चीन की गोद में बैठी मोइजू सरकार भारत से संबंध खराब कर रही है। बायकॉट मालदीव ट्रेंड तो एक शुरुआत है। अगर मोइजू सरकार ने भारत विरोधी बयानों और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर सफाई नहीं दी तो मालदीव को बड़ा कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारत से नफरत करने वाले मोइजू सरकार के मंत्रियों ने पूरे मालदीव की दुनिया में ऐसी की तैसी करवा दी है, बहुत ही किरकिरी करवा दी है। भारत ने भी मालदीव की सरकार से ऐसे बयानों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद पहले मालदीव सरकार का बयान आया है। आपको बताते हैं इसमें क्या कहा गया। दरअसल इसमें कहा गया मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है, लेकिन ये मंत्रियों के निजी बयान है। ये बयान मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, सफाई दी गई। मालदीव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी से होना चाहिए। बयानों की वजह से मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से संबंध न बिगड़े, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा मालदीव सरकार ने संकेत दिए थे कि टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई होगी और शाम तक भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ देने वाले मंत्री जो बयान उन्होंने दिया था उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान हुआ है और इसके अलावा कल नतीजे भी आ जाएंगे। उम्मीद यही है कि शेख हसीना की फिर से सत्ता में वापसी होगी और 14 विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और शेख हसीना ने तो मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीएनपी को आतंकी संगठन तक करार दिया है। बांग्लादेश की इस आंतरिक राजनीति पर भारत और चीन एक जैसी उम्मीद आखिर क्यों लगाए बैठे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। I am always confident because I know my people are with me. Thank you. Inshallah, we will win the election, no doubt about it. मतदान के साथ ही जीत का भरोसा जताकर शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता का बहुमत हासिल करने की कोशिश की। ढाका में सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने मतदान किया और अपनी पार्टी के फिर से सत्ता में आने का दावा किया। जनता का भरोसा जीतने के लिए शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता को भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों का संदेश भी दिया। मकसद भारत के गुणगान से बांग्लादेश को महान बनाने की ओर कदम बढ़ाना ही है।
Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everyone, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. भारत के साथ बेहतर संबंध की वकालत के जरिए शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता को विकास और तरक्की का विश्वास दिलाया है। शेख हसीना ने देश के विकास के लिए लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित किया है। Our country is a sovereign country, sovereign independent country. Maybe it's a small country, but we have big population. So people's right, we have established people's democratic right and also right to their better life or their prosperous life. That is our main aim. We want to do that. So I'm trying my best to ensure that democracy should continue in this country. And without democracy, you cannot make any development. सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। बांग्लादेश में 300 सीटों पर चुनाव हुए हैं। करीब 12 करोड़ मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिला है। चुनाव में 1556 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनमें से 436 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी समेत 14 पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। नतीजे 8 जनवरी यानी कल ही आ जाएंगे। 14 विपक्षी पार्टियों के चुनाव बहिष्कार को लेकर भी शेख हसीना ने तंज कसा है। I just want to ask you, credibility, I have to prove credibility, right? To whom? To whom? A terrorist party? A terrorist organization? No. I have my accountability to people, to the people. Whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. That is important to me. So, I don't care. बांग्लादेश का चुनाव और उसके नतीजे भारत के लिए कई मायने में अहम है। शेख हसीना की सत्ता में वापसी भारत के लिए काफी मुफीद समझी जा रही है। भारत बांग्लादेश करीब 4100 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्ते हैं। 2009 से अब तक शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते को मजबूती मिली है। बीएनपी की सरकार में बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों को जगह मिली थी। बीएनपी की सरकार पाकिस्तान के करीब थी, इसीलिए आतंकियों को पनाह भी देती रही। शेख हसीना ने सत्ता में आने के बाद भारत विरोधी तत्वों को बाहर का रास्ता दिखाया। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की सरकार ने दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम किया। You see, one thing is very much clear: is our neighbor, and we have received support from the inception of Bangladesh. I am a commander of freedom fighter, and I know what cooperation they did. We received from India, so we believe this type of brotherly relation will continue. बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत भारत के साथ चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। शेख हसीना ने भारत और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा है। शेख हसीना दोनों देशों से अपने हित बखूबी समझती हैं। 2021-22 में बांग्लादेश ने भारत के साथ 15 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार साझा किया, जबकि चीन के साथ 25 अरब डॉलर का करार किया। भारत बांग्लादेश की क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदारी है, जबकि चीन रणनीतिक रूप से बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश दोनों देशों से तालमेल बनाकर अपनी आर्थिक विकास की संभावनाओं को तलाशा है। कूटनीति के लिहाज से बांग्लादेश भारत के लिए अहम है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है और शेख हसीना सत्ता में रहती हैं तो एक तरीके से भारत ताकतवर रहेगा। यही वजह है कि बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उम्मीद शेख हसीना की सत्ता में वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने करगिल के रण क्षेत्र में ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। भारतीय वायुसेना ने अपने C-130 से सुपर हरक्यूलिस विमान को रात में करगिल में उतारा, जिसे बड़ी रणनीतिक कामयाबी इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि अब इस इलाके में पाकिस्तान ने कोई भी साजिश की तो दिन हो या फिर रात, भारत फौरन बड़ा एक्शन ले सकता है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र करगिल।
जहां पर भारत पाकिस्तान को उसकी धोखेबाजी का सबक एक बार सिखा चुका है। करगिल, जहां पर युद्ध लड़ने की बात छोड़ दीजिए, मौजूद रहना भी एक चुनौती है। उस रण क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने अपने बाहुबली C-130 जे सुपर हरकुलिस विमान को रात में उतारकर एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी हुई। भारत ने इन चोटियों पर पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब दिया था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने इस दुर्गम इलाके में कमांडोज के साथ रात में C-130 जे सुपर हरकुलिस विमान को उतारा है, जिसका मतलब साफ है, दिन हो या रात, इस इलाके में पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसे फौरन सबक सिखाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस कामयाबी का जो वीडियो जारी किया है उसमें C-130 जे सुपर हरकुलिस विमान में बैठे कमांडोज दिखाई दे रहे हैं। ये गरुड़ कमांडोज खतरनाक हथियारों से लैस है। वीडियो में रात में देखने में सक्षम कैमरों की मदद से करगिल की बर्फ से ढकी पहाड़ियां भी नजर आ रही हैं। वीडियो में करगिल में बनी हवाई पट्टी दिखाई देती है। फिर भारतीय वायुसेना का यह विमान इस पर सुरक्षित उतर जाता है। वीडियो के आखिर में हरकुलिस विमान से गरुड़ कमांडोज निकलते नजर आते हैं। अब आप समझिए करगिल में रात के वक्त विमान की लैंडिंग क्यों मुश्किल है, विमान को उतरने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्यों इसे बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा रहा है। करगिल की हवाई पट्टी 8,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। ऐसे में यहाँ पर लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। सर्दियों के वक्त होने वाली बर्फबारी तो लैंडिंग को और ज्यादा मुश्किल बना देती है, और रात के वक्त बर्फबारी के बीच विमान को हवाई पट्टी पर उतारना बेहद मुश्किल होता है। विमानों को लैंडिंग के दौरान रात के अंधेरे में न सिर्फ पहाड़ों से बचना होता है, बल्कि लैंडिंग के लिए सिर्फ नेविगेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। अब विशेषज्ञों से भी समझिए कारगिल की पहाड़ियों में रात में यह लैंडिंग कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी C-130 हरकुलिस ने नाइट लैंडिंग कारगिल में सक्सेसफुली की है, जिससे हमको बहुत बड़े पैमाने पर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं। हम अपने ट्रुप्स को बाहर ले जा सकते हैं बिना दुश्मन के देखे, बड़े पैमाने पर एमुनिशन ले जा सकते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग के माध्यम से हमारी पहुंच जो है काफी ज्यादा कारगिल से बढ़ जाती है। करगिल में हरकुलिस विमान से कमांडोज को उतारना उनकी ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा था। भारतीय एयरफोर्स ने यह करके दिखाया कि कैसे जंग के हालात में जल्द से जल्द कमांडोज को मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। एयरफोर्स ने इसे टेरेन मास्किंग कहा है। टेरेन मास्किंग एक सैन्य रणनीति है जिसके तहत दुश्मन के रडार से बचने के लिए पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद दुश्मन से छिपकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। टेरेन मास्किंग का ताल्लुक है, एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज का मतलब है कि अपने हवाई जहाज को सुरक्षित तरीके से उड़ाना बिना दुश्मन से डिटेक्शन से, मतलब दुश्मन की जो लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन है उससे इसको बचाया जा रहा है। टेरेन का फायदा उठाते हुए, ज्योग्राफिकल का फीचर फायदा हुए, ऊंची नीची पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए और डीप वैलीज का फायदा उठाते हुए। C-130 जे सुपर हरकुलिस विमान जिसे रात में करगिल की हवाई पट्टी पर उतारा गया, उसे भारतीय वायुसेना का बाहुबली भी कहा जाता है। हम आपको भारतीय वायुसेना के इस बेहद उपयोगी विमान की खासियत भी बताते हैं। C-130 जे सुपर हरकुलिस विमान को उड़ाने के लिए कम से कम 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 97.9 फीट जबकि ऊंचाई 38.10 फीट होती है। इस बाहुबली का वजन 34,374 किलोग्राम है। ये एक घंटे में 644 किलोमीटर का सफर तय करता है। ये विमान छोटी और रफ हवाई पट्टी पर उतर सकता है। 19 टन सामान लेकर एक साथ उड़ सकता है। वायुसेना ने साल 2007 में इसका ऑर्डर दिया था और भारत, अमेरिका समेत कुल 40 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हर प्रकार के मॉडर्न एवियोनिक्स से, मॉडर्न विजोनिक्स से, मॉडर्न सेंसर से, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से, लेजर डिटेक्शन सिस्टम से, रेडार डिटेक्शन सिस्टम से लैस है और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकता है बाय फायरिंग शेफ एंड डिकॉयज। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग की काबिलियत है। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को बड़ा लाभदायक होगा फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स, फॉर मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, फॉर मूवमेंट ऑफ कमांडोज, फॉर मूवमेंट ऑफ पैराट्रूपर्स, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स, हमारे आर्टिलरी को ले जाने के लिए, हमारे एपीसी को ले जाने के लिए और टैंक्स को ले जाने के लिए। एयरफोर्स का बाहुबली C-130 जे सुपर हरकुलिस कई मौकों पर भारत के लिए संकट मोचक साबित हुआ है।
सूडान से भारतीयों को निकालने में इसकी अहम भूमिका रही तो अफगानिस्तान से भी सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित निकालकर इसने वतन वापस पहुंचाया था। लेकिन करगिल के इलाके में कमांडोज को रात में उतारने का कारनामा यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत ने अपनी तैयारियों को इस इलाके में कितना पुख्ता कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।